शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे आज हम आपके पर्यावरण ईवीएस प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, मॉडल पेपर की बात करेंगे। इसके पहले भी ऑलरेडी ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर और मॉडल पेपर चल रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट पे आई बटन पे आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि ईवीएस का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले ईयर में देखा जाए तो काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे सभी कंप्लीट कंक्लूजन है पूरे सिलेबस के। न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंबाइन किए गए हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंबाइन किए गए हैं ताकि रिपीट हो सकते हैं, और उस लेवल के आपके क्वेश्चंस कंबाइन किए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 एमसीक्यूज रहेंगे, 30 एमसीक्यूज मॉक टेस्ट रहेगा 30 नंबर का। 30 में आप लोगों को कितने नंबर आए ज़रूर अंत में बताइएगा। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की, जो प्रीवियस ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है एपिसोडिक अम्लीकरण का कारण है। उच्च ऊंचाई, कम तापमान, पिघलने वाली बर्फ या नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर। तो जिनको भी पता है आंसर सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तो इनमें से एपिडायस्कोप जो एपिसोडिक अम्लीकरण का कारण पूछा गया था, तो वह पिघलने का बर्फ हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि जो एपिसोडिक अम्लीकरण होता है यह एक छोटी अवधि जब नदियों, झीलों और ज़मीन का पीएच स्तर सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। तो पीएच से संबंधित प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा पीएच मान से। ठीक है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। तो ये अक्सर वसंत ऋतु में होता है, जब अम्लीय प्रदूषकों वाली बर्फ क्या करती है, फिर पिघलने लगती है। तो एपिसोडिक अम्लीकरण कहलाता है। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है मंडीदीप, पीतमपुर, मक्सी या मेघनगर। तो मध्य प्रदेश के जिस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित है वह कहलाता है पीतमपुर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है शिक्षक भर्ती एग्जाम को फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना, यहाँ पे क्वालिफाइड करना है, तो हर एक क्वेश्चन आपको फीडबैक करना पड़ेगा। और तैयारी करना है तो हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टॉपर नोट का डिटेल आ जाएगा। अगर आप ऑल सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स मंगा रहे हैं तो यहाँ पे 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर ऑल टॉपर नोट्स अगर आप मंगवा रहे हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, पूरा डिटेल आप सभी को लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, आयोडीन की कमी से क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म की बात करेंगे, घेघा, मिर्घट या मधुमेह की बात की जा रही। तो एक तो रोगों से संबंधित आएगा ही, सभी लोग जानते हैं, कोई भी आ सकता है, इसलिए प्रत्येक दिन हमारा एक अलग क्वेश्चन होता है, डिफरेंट होता है। तो आयोडीन की कमी से सभी लोग जानते हैं कि घेंघा रोग होता है या गले से संबंधित होता है, जिसे हमें थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि आयोडीन के स्तर को क्या करती है, नियमित करती है, और थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना ही घेंघा रोग का लक्षण होता है। आयोडीन जो होता है यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करती है। अगर थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगी उसी को घेंघा रोग कहते हैं। अगला, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? तो उत्पादन खेती, किसान, कृषि, बीजों से संबंधित आएगा, और सबसे ज़्यादा सभी लोग जानते हैं सोयाबीन पर प्रोटीन पाया जाता है। 42 से लेकर 45% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, सबसे अधिक। तो मध्य प्रदेश के जिस स्थान पर सोयाबीन तेल का उत्पादन होता है वह मंडीदीप है, पीलूखेड़ी है, पीतमपुर है या मक्सी है, सभी बताइए। तो मध्य प्रदेश के जिस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन कहलाता है मंडीदीप। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, इसरो को विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट में ऑफ साइंस के अंतर्गत किस वर्ष लगाया गया था? 1970, 72, 75, 78, सभी बताइएगा। इसरो से संबंधित प्रश्न आएंगे। पिछले ईयर में भर के एग्जाम में प्रश्न आए थे, किसी में 8 प्रश्न, किसी में 10 प्रश्न, किसी में 5 प्रश्न, किसी में 2 प्रश्न इसरो से पूछे गए थे। तो इसरो को विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत किस वर्ष में लाया गया था? यह लाया गया था 1972 में लाया गया था, अर्थात सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा सीमित समय अवधि में पौधे के समरूप या प्रतिरूपों की एक बड़ी मात्रा प्राप्त की जा सकती है।
एक ही पौधे के बीजों की भारी मात्रा से तने को काटकर ऊतक संवर्धन प्रौद्योगिकी द्वारा या जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स विधि की बात करें तो जिसके द्वारा सीमित समय अवधि में पौधे के संरूप या प्रतिरूपों के एक बड़ी मात्रा प्राप्त की जा सकती है, वह कहलाता है ऊतक संवर्धन प्रौद्योगिकी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ गए हैं? क्योंकि देखिए ऊतक संवर्धन अथवा इसको बोला जाता है टोटिपोटेंसी विधि, जिससे सीमित समय अवधि में एक ही पौधे जीव के प्रतिरूप या क्लोन की बड़ी संख्या नियंत्रित परिस्थिति में प्राप्त की जा सकती है। और इस विधि की व्याख्या हैवरेलेटेड द्वारा 1920 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं चित्रकला से हमारी जो संस्कृति है उनसे प्रश्न आएगा ही आएगा एक। तो मिथिला चित्रकला से संबंधित पिछले बार पूछा गया था कि मिथिला चित्रकला निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसी को ही मधुबनी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। मधुबनी न पूछ के यहाँ पे पूछ गया था मिथिला चित्रकला। तो बिहार में मधुबनी और इसको मिथिला बोला जाता है कहाँ पे? नेपाल में। तो नेपाल में और बिहार में दो है मिथिला चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अगर भारत में पूछा गया है तो कहीं ना कहीं बिहार आपका सही हो जाए। ठीक है। नेपाल के मिथिला राज्य और भारत के बिहार राज्य में प्रचलन में मानी जाती है। इसमें पेंटिंग जो है उंगलियों की होती है, टहनियों, ब्रश, निव, कलम और माचिस की तीली के साथ इसमें उपयोग किया जाता है। और इसमें प्राकृतिक रंजक और रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, नेचुरल मानव निर्मित नहीं होता, जो प्राकृतिक रंजक रंग होते हैं। और इनकी क्या विशेषता कि ज्यामिति पैटर्न की आकृतियाँ होती। ठीक है, ज्यामिति पैटर्न की आकृतियाँ इसमें बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, चीन के किस वर्ष मंगल पर अपना पहला मानवयुक्त मिशन भेजने की योजना बना रहा है? 2033, 2087, 2022, 2025। सभी लोग बताइए। तो चीन जो है मंगल पर अपना पहला मानवयुक्त मिशन भेजने की योजना बना रहा है। कब बना रहा है? 2033 में बना रहा है फर्स्ट, क्योंकि पिछले बार इसी तरह के टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी के जल का स्रोत है? ब्यास, सतलुज, साइलोक या नुब्रा? सभी बताइए। तो सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने से बना पानी जिस नदी की जल का स्रोत कहलाता है वह नुब्रा कहलाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप सभी लोग जानते समझते हैं कि नुब्रा नदी श्यांक नदी में मिलती है तथा श्योक नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इस प्रकार से यह ग्लेशियर 74 किलोमीटर लंबा सिंधु नदी तंत्र नदियों का मुख्य स्रोत है और यह ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो काराकोरम आप जानते होंगे, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। परंपरावादी हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? संयुक्त परिवार, विघटित परिवार, विस्तृत परिवार, समान परिवार। तो मेरा परिवार फैमिली का जो चैप्टर है उससे प्रश्न तो आना ही है, एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो परंपरावादी जो हिंदू परिवार है उसका स्वरूप आपका संयुक्त परिवार ही मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग समझ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। किस विकेट कीपर ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शिकार करने अर्थात डिसमिसल वाले विकेट कीपर हैं? यह प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न। MS धोनी, एडम गिलक्रिस्ट, कुमार संगकारा या मार्क बाउचर। तो विकेट कीपर में दो ही नाम है, MS धोनी और कुमार संगकारा। जिस विकेट कीपर ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस में क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शिकार करने वाले विकेट कीपर है वह कुमार संगकारा हो। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट, ये भी ध्यान देना है, एक दिवसीय जो क्रिकेट होता है जिसे हम 50-50 ओवर का होता है। ये प्रीवियस में पूछा गया था, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्पोर्ट जीके से प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न है कि अफ्रीकी सवाना की इमारत बनाने के लिए किन सामग्रियों को उपयोग किया जाता है? ये भी पिछले ईयर में पूछा गया है। सीमेंट, लकड़ी, मिट्टी की ईंट या बर्फ़। तो घरों से संबंधित पूछा जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके भारत के घर से संबंधित पूछा जाए, जो असम में घर होते हैं, जो जंगली पहाड़ों में होते हैं, जो राजस्थान में होता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल के भी प्रश्न आते हैं। तो अफ्रीका का सवाना की इमारत बनाने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग होता है वह होता है मिट्टी के ईंट। ठीक है, अफ्रीका का घर जो है अक्सर बेलनाकार गोल आकार होता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि अफ्रीका का घर का आकार होता है ढालकार, समतल, गोलाकार या कुछ और दिया सकता है, वर्गाकार, चतुर्भुजकार, त्रिभुजाकार, कुछ भी आ सकता है। तो दक्षिण अफ्रीका के
खोसा लोग गोल एक कमरे वाले घर बनाते हैं जिन्हें रोंडावेल कहते हैं। ये भी आ सकता है। क्या अफ्रीका में एक गोल घर जो बनाते हैं उसका किस नाम से जानते हैं, या किस प्रकार का घर बनाते हैं, तो रोंडावेल। रोंडावेल आमतौर पर लकड़ी के खंभों के एक छल्ले से बनाया जाता है जिसे मिट्टी या टोकरी की बुनाई से भरा जाता है और ऊपरी एक शंक्वाकार छप्पर की छत होती है। तो इस बार हम हर प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस शहर में खेल राजधानी होने का गौरव प्राप्त है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो सभी लोग जानते हैं कि इंदौर हमारा स्वच्छ शहर कहलाता है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को खेल राजधानी होने का जो है गौरव भी प्राप्त है। तो खेलों से संबंधित MP GK भी पूछा जा सकता है, कोई दो राह नहीं। MP GK आए तो घबराना नहीं है। MPPSC लेवल के GK GS भी पूछे जा सकते हैं, तो घबराना नहीं। निम्न में से यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है? A, B, D, A। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ये जानना है। तो ADEK, एडक, ये हमारे वसा में वसा में घुलनशील है, और विटामिन B, विटामिन C जल में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील और ये जल में। तो यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा कहलाता है? वह विटामिन K कहलाता है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन, D ऑप्शन सही हो जाए। विटामिन K का जो इसको क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन, एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन K का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है जो थ्रोम्बोपोएटिन के उत्पादन में सहायक होता है, और यह प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर फिब्रिनोजन का निर्माण करता है। तो ये थोड़ा गहराई से ही, इतनी गहराई से साइंस नहीं पूछी जाएगी, लेकिन विटामिन से एक प्रश्न जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। अगला है बालों की खराब स्वच्छता से रूसी और त्वचा में संक्रमण हो सकता है, जैसे सेलुलाइटिस, आपका फुरुनक्लस या टिनिया कैप्टिस या एरिस्पेलस की बात कर रहे हैं। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। देखिए, बालों की समस्या आजकल ज़्यादातर हो रही है, तो वो रोगों को भी ध्यान देना जो ज़्यादातर आज समस्याएं चल रही हैं, इनसे ही पूछा जा सकता है। तो बालों के रोग से संबंधित पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आम समस्या बन चुकी है। यानी कह सकते हैं इससे लगभग 80% लोग पीड़ित हैं, बालों की खराब स्वच्छता पर। तो बालों की खराब स्वच्छता से रूसी और त्वचा में संक्रमण होता है, वह होता है टिनिया कैप्टिस कहलाता है। ठीक है, टिनिया कैप्टिस एक सतही फंगल संक्रमण होता है जो मुख्य रूप से खोपड़ी या बालों के सॉफ्ट और रोम को प्रभावित करता है। जो खोपड़ी का सॉफ्ट इलाका होता है, रोम होता है, रोम मतलब जहाँ से बाल उत्पन्न होता है, उसी को ही प्रभावित करता है। अगला जो प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि अपने प्राकृतिक प्रतिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र बताना है। बायोस्फीयर रिजर्व, अभयारण्य, सामाजिक वन या प्राकृतिक आवास, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व, अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी आएगा। तो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित जो क्षेत्र कहलाता है वह अभयारण्य कहलाते हैं, जिसे हम सेंचुरी भी बोलते हैं। तो सेंचुरी भी अंग्रेजी में बोला जाता है। इसका प्राकृतिक आवास वन्य जीव के लिए कानून रूप से आरक्षित क्षेत्र होते हैं, और केंद्रीय क्षेत्र जिसे हम कोर जोन बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है, और वन्य जीव अभयारण्य का कोर आरक्षित भाग भी आपका सेंचुरी हो सकता है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप। तो कोयला से संबंधित पिछली बार भी पूछा गया था। कोयला के प्रकार, कोयला का शुद्ध रूप, कोयला के या लोहा के प्रकार, लोहा का कितने प्रकार के होते हैं, इनका शुद्ध रूप, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा कहलाता है? एंथ्रासाइट, कॉजल, ग्रेफाइट या लकड़ी का कोयला। तो कोयले का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है एंथ्रासाइट जो कोयला होता है। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लेड क्रोमेट सामान्यतः किसमें मिलावट के रूप में पाया जाता है? पानी में, शीतल पेयजल में, हल्दी में या तेल में? जी हाँ दोस्तों, लेड क्रोमेट एक सामान्यतः के मिलावट के रूप में पाया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा जो होती है, जो एंटीबायोटिक होती है, हल्दी। ठीक है, हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है, और इसी में जो है मिलावट की जाती है, वह लेड क्रोमेट में किया जाता है। मिलावट लेड क्रोमेट को किस लिए किया जाता है, ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि लेड क्रोमेट हल्दी में मिलावट के रूप में पाया जाता है। लेड क्रोमेट एक रासायनिक यौगिक होता है जिसमें सीसा और क्रोमियम होता है, और यह पीला रंग द्रव्य होता है जो किसी पदार्थ की चमक को बढ़ा देता है, और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, एक जहर के समान है। तो इसलिए हल्दी पिसा पिसाया लेना थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। हो सके तो गांठ ले लीजिए, जो हल्दी की आती कच्ची, उसको घर में बढ़िया
फुलाइए और घर में बनाइए तो ज़्यादा शुद्ध हो, क्योंकि आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा है। तो स्वास्थ्य पर अगर ध्यान देना है तो कुछ चीज़ें कच्ची लीजिए, खुद मेहनत करके अगर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो ऐसी सामग्री है जो हम घरों में, रसोई में, किचन में अक्सर यूज होता है, डेली यूज होते हैं और इन्हीं में मिलावट होती है। अगला है पीलिया नामक अंग प्रभावी लक्षण होता है, वृक्क, यकृत, अग्नाशय, थायराइड। यानी पीलिया जिसको रोग हो जाता है, कहते हैं कि नाखून में पीला हो जाना, खून का पीला हो जाना, तो यह किस अंग को प्रभावी करेगा, किस अंग का प्रभावी लक्षण कहलाता है, तो वह कहलाता है यकृत। सबसे पहले यकृत प्रभावित होता है। पीलिया जो होता है यकृत संक्रमण रोग का नकारात्मक लक्षण है। यकृत जो होता है कोशिका में बिलिरुबिन के अत्यधिक स्त्राव होने से पीलिया होता है, और पीलिया को एक्टेरस भी कहा जाता है। पीलिया अगर एक्टेरस शब्द आए, हो सकता है एक्टेरस शब्द आ सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, एक्टेरस को ही पीलिया बोला जाता है, पीलिया को भी एक्टेरस बोला जाता है। अगला, निम्नलिखित में से दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, टाइफाइड, मिजल्स, चिकन पॉक्स, तो ये सभी लोग जानते समझते हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो अक्सर पूछी जाती है, हर एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो मलेरिया मतलब टाइफाइड, आपने सुना होगा ना कि टाइफाइड हो गया है, तो टाइफाइड मतलब दूषित जल पीने से ही टाइफाइड होता है, और ये अक्सर आप लोग देखते होंगे बारिश के मौसम में होता है, ये गर्मियों के मौसम में। दूषित पानी के सेवन में चर्म रोग, पेट रोग, पीलिया, हैजा, दस्त, उल्टियाँ, टाइफाइड, बुखार आदि रोग हो सकते हैं, और इसका रीज़न पता नहीं चलता है। वीकनेस लगेगा शरीर में, थोड़ा थोड़ा बुखार होगा, और इसमें आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो थोड़ा डाउन होते हैं। तो ये गर्मी और बरसात की 2 महीने के होने का ज़्यादा खतरा होता है। और जहाँ पीने का पानी का हमेशा स्वच्छ पानी का प्रयोग करें, और तालाब के किनारे अगर कोई हैंड पंप लगा तो उसका पानी का सेवन ना करें, क्योंकि तालाब का पानी ही डायरेक्ट जाता है। तो इन चीज़ों पर सभी को ध्यान देना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होती है। एक शिक्षक के दृष्टिकोण से इस कथन का अर्थ क्या होता है? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु हैं, तो आपके अकॉर्डिंग बताइए कि हर चर्चा जो होती है वो लक्ष्योन्मुखी होती है शिक्षक के रूप में। तो एक शिक्षक के दृष्टिकोण से इस कथन का अर्थ क्या होगा कि हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होती है। छात्रों से चर्चा करके कक्षा का रिपोर्ट कार्ड बनाएं, इसका शैक्षिक उद्देश्य विषय से जुड़ा हो, छात्र की राय का अनादर करना, या प्रतिभागियों से चर्चा करके उन्हें अंक देना। तो हर चर्चा लक्ष्योन्मुखी होता है, एक शिक्षक के रूप में दृष्टिकोण से देखा जाए, इसका शैक्षिक उद्देश्य विषय से जुड़ा हुआ होता है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 5 जून, 10 अक्टूबर, 8 मार्च। तो दिवस से संबंधित एक प्रश्न आएगा। पर्यावरण दिवस सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल सा प्रश्न है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो एक कंप्लीट आपका यह पेपर है, मॉडल पेपर है, मॉक टेस्ट है, जो आपकी तैयारी को जांचता परखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं? स्वच्छता तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध करना, कब्रगाह अथवा शमशान उपलब्ध करना, कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, सड़कों, तालाबों, कुओं का अनुरक्षण करना। तो ऐसा कार्य जो ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य ना हो, यानी ग्राम पंचायत का कार्य नहीं होता। तो सभी लोग जानते हैं कि कॉलेज तो ग्राम में बनता नहीं है, ज़्यादातर शहर में ही बनते हैं। तो कॉलेज और शिक्षा उपलब्ध कराना ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं होता। ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं स्वच्छता, अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना, कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध कराना, सड़कों, तालाबों, कुओं का अनुरक्षण करना। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत के कार्य, नगर निगम के कार्य, ठीक है, जिला स्तरीय कार्य, ये इनसे संबंधित जरूर पाएगा। और आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था 29 विषयों में शामिल किया गया है अनुच्छेद 243(6) में, कि स्वच्छता, जल विकास, शमशान, सड़क का रख रखाव, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय आदि विषय कहलाए। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय ये आपके आ जाते हैं, लेकिन कॉलेज आपका नहीं आता है ग्राम पंचायत में। निम्नलिखित में से किस संविधान के द्वारा इन शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई? 73वां, 74वां, 71वां या 72वां? तो जिस संविधान के द्वारा इस शहरी स्थानीय निकाय की स्थापना की गई है वह कहलाता है 74वां। जी हाँ, 74th। आइए जानते हैं अगला प्रश्न, जो भी और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट है आइए जानते हैं। 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।
तो वह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। वह अनुच्छेद कहलाता आपका कौन सा? अनुच्छेद 31, आर्टिकल 38, आर्टिकल 37, आर्टिकल 39। दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और हमारे अकॉर्डिंग देखें कि आर्टिकल या अनुच्छेद या संविधान से एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए और आता भी है। ठीक है, ये कंप्लीट प्रिपरेशन है। एक प्रकार से अगर अच्छे तरह से पेपर बनाया जाएगा तो सारी चीज़ें कंबाइंड होनी चाहिए और होगा भी इस बार। अगला प्रश्न है, सीसी में यह देखा गया है कि किस पर अत्यधिक बल दिया जाता है? सीखने के आकलन पर, सीखने पर आकलन पर, सीखने के रूप में आकलन पर, सीखने के लिए आकलन पर। अब देखिए सीखने का आकलन है लेकिन का है, कहीं पर है, कहीं के है, कहीं के लिए है। तो सीसी में यह क्या देखा गया है कि खाली स्थान पर अत्यधिक बल दिया गया है, तो सीखने के आकलन पर, सीखने का आकलन पर अत्यधिक बल दिया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स जी के संबंधित है कि राज्य में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना कब की गई? 1999, 2003, 2006, 2011। आपने सोचा भी नहीं होगा लेकिन इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राज्य में अर्थात कहाँ पे पेपर हो रहा है वो आपको ध्यान देना है। तो राज्य में महिला एकेडमी स्थापना कब की गई? तो हम बात करेंगे 2006 में। तो मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना 2006 में की गई। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान मामले का अर्थ है कि निचली अदालतों में अपील किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। मूल न्याय क्षेत्र, रिट न्याय क्षेत्र, अपीली न्याय क्षेत्र या सलाहकारी न्याय क्षेत्र। तो खाली स्थान मामले का अर्थ निचली अदालतों में अपील किए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जाता है, वह कहलाती है रिट न्याय क्षेत्र। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठचर्या किन बातों पर आधारित होनी चाहिए? पर्यावरण के विषय में अधिगम, पर्यावरण के द्वारा अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों में ध्यान दिया जाए, पाठचर्या की जिन बातों पर ध्यान होना चाहिए, पर्यावरण के विषय के अधिगम में भी ध्यान होना चाहिए, पर्यावरण के द्वारा अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाए। तो सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षार्थी बालक बालिकाओं का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो कि उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, उनमें सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा मिले। यह कथन शिक्षण या अधिगम के किस सिद्धांत को बताता है? तो बालक बालिकाओं का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो, उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, उनमें सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा मिले। तो यह कथन शिक्षण अधिगम के लिए जिस सिद्धांत को बताता है वह लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत है, आवृत्ति का सिद्धांत है, व्यक्तित्व भिन्नताओं का सिद्धांत है या आपके नियोजन का सिद्धांत हो जाएगा। तो खाली राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? शिक्षार्थी का पाठ्यक्रम इस प्रकार हो कि उसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, उनमें सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा मिले। ये कथन शिक्षण अधिगम के किस सिद्धांत को बताता है? तो लोकतांत्रिक मूल्यों के सिद्धांत को बताता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये रहे दोस्तों 30 हमने प्रश्न किए यहाँ पे। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इन 30 प्रश्नों में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा है? इन 30 नंबर में से आप लोगों के कितने नंबर से है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। डेली 7 PM हमारी प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर होते हैं, तो ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी में लग जाइएगा ताकि इस बार 101% एग्ज़ाम को फतेह कर पाएँ। और सभी लोग टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें और जिनका जिस तारीख एग्ज़ाम हो तो ज़रूर कमेंट करें आपका किस दिन पेपर है, तो आप लोगों से जो है रिव्यू भी लिया जाएगा एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, ताकि दूसरे लोगों का भी हेल्प और मदद मिले। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, या इंस्टाग्राम पेज पर भी आप लोग सर्च करेंगे जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी टीटी फैमिली से जुड़े रहिए, प्रिपरेशन को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।